हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल? तो पढ़ाई तो ज़ोरों शोरों से भी चल रही होगी। एक बार क्लियर कीजिए, मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक सही से जा रही है कि नहीं? एक बार क्लियर कीजिए आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। जुड़िए फटाफट। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक। आप सबका स्वागत है इस रिंकर सीरीज में। और आज हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में कुछ आए हुए हैं, कुछ आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए, उनको मैसेज कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न इस तरीके से है कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव विकास, जो डीएनए की प्रतिकृति जो बनती है अर्धसंरक्षी है, क्यों है? अब तो हमको जानना है सेमी कंजर्वेशन क्या होता है, अर्धसंरक्षी क्या होता है, उसको जानना है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा डीएनए का जो बनता है ना, डीएनए जब हमारा रेप्लिकेट होकर फिर अपना बनता है, जो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी को का प्रोसेस करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब ये बनता है नया डीएनए, तो एक तो पुराना वाला ही डीएनए रहता है, यानी पुराना जो ऑलरेडी पहले से है, पेरेंट डीएनए है, मेन डीएनए। एक अपने से बनता है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। इसका जो टोटल एकदम डीप में और अच्छे से जो स्टडी हमने पॉइंट क्लास में कराई है, और इसको आपको पढ़ के जाना होगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो सेमी कंजर्वेशन का मतलब आधा गुण पेरेंट से, आधा खुद से, जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम बनाता है उससे। तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की जो प्रतिकृति बनेगी। सेंट्रल डॉग्मा में 3 होता है, रेप्लिकेशन और आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, और जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है आरएनए के मैसेंजर को कोड करके। ऐसे बनता है, वो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी में पढ़ा है हमने। तो डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो डाटर बनेगा, जो हमारा जो नया डीएनए बनेगा, उसमें तो एक पेरेंट डीएनए का ऑलरेडी जो पुराना है उसका गुण होगा, एक नया बनेगा। तो ये पूछा है कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी क्यों है? तो ईच डाटर सेल डीएनए हैज़ वन ओल्ड ऑन न्यू स्ट्रैंड, मतलब प्रत्येक नई डीएनए में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। यह हमको सही लग रहा है। आगे का भी ऑप्शन देख सकते हैं, हम देख ले रहे हैं। दोनों श्रृंखलाएं नहीं बनती है, नहीं, एक पुरानी एक नई बनती है। केवल एक श्रृंखला प्रतिकृत होता है, नहीं होता है। डीएनए पूरी कॉपी नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है हमारा ए ऑप्शन रहने वाला है कि ईच डॉटर डीएनए हैज़ ओल्ड वन एंड वन न्यू। एक पुराना है, एक डबल हेलिक्स होता है ना, तो एक पुराना होगा, एक हमारा न्यू बना होगा डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस तरीके से है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन द इच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन वन पेरेंटल, एक पुराना, और वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। दिस वाज प्रूव्ड बाय मिल्सन साहल एक्सपेरिमेंट। मिल्सन साहल या साहल पढ़ सकते हैं इसको। उन्होंने इसको सिद्ध किया था कि जो एक पुराना डीएनए है और एक नया डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से बनेगी। अगला प्रश्न इस तरीके से रहने वाला है कि द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग डीएनए इज। अब अनबाइंडिंग का मतलब होता है खोलना। कोई चीज़ बाइंड हुआ है, जैसे आप चैन देखो, हमारी चैन जो पैंट की जीप जो होती है, तो अगर हम उसको खोलते हैं तो उसका मतलब अनबाइंडिंग, बाइंड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करना को हम अनबाइंडिंग बोलते हैं। डीएनए खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज तो कॉपी कराता है। लाइगेज दौड़ता है। प्राइमेज मतलब एक एंजाइम्स है। हेलिगेज जो होता है, हेलिकेज जिसको बोलते हैं, ये आपको सही उत्तर आना है। क्या करता है कि इस तरीके से इसको डिटेल देखते हैं। हेलिकेज इसका सही उत्तर होगा, जो क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है। इस तरीके से हमारा डीएनए जब होता है
तो यह क्या करता है, एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड को तोड़ता है, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड होता है, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता गुआनिन साइटोसिन की तरह। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका वीक बॉन्ड होगा उसी को एज कंपेयर गुआनिन से साइटोसिन का 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आप कंपेयर कीजिए एडेनिन थाइमिन का 2 बॉन्ड होता है। तो आप बताओ जो आपका 2 बॉन्ड है 3 की कंपेरिजन में तो कम ही है, तो इस पे अटैक करेगा हेलिकेज और इसी को तोड़ता है, यहीं से तोड़ना स्टार्ट करता है, किसको, डीएनए को अलग करता है। इधर अलग करेगा तो इधर जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होगा ये हमारा क्या करेगा, प्राइमर की हेल्प से 5 डायरेक्शन 3 में क्या बनाता है, हमारा डीएनए बनाने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन तो हमने देख ही लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं, विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित कर, रक्त यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन, अब ब्लड कैल्शियम लेवल की बात कर रहा है तो हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन्स है वो क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो क्या करता है, इस तरीके का काम करता है। इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, रक्त शर्करा के लेवल को मेंटेन करता है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है, आदमी मोटा होगा या पतला होगा थायरॉक्सिन की वजह से। पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है हमारे ब्लड में। एड्रेनलिन हमारा जो है वो इमरजेंसी हार्मोन्स है, हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में ये रिलीज होता है। तो हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय एक्टिंग ऑन क्या, किडनी एंड इंटेस्टाइन, यानी यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और हड्डियों, गुर्दों व आंतों पर कार्य करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि हमारे रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। एग्जाम में आता है पैराथायराइड हार्मोन पैराथोर हार्मोन रिलीज करता है और इसका काम क्या है कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, आप लोगों को भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, यानी हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है, भाई हम कैसे खड़ा रहेंगे। तो आपका जो सेरिब्रम तो सबसे बड़ा पार्ट होता है। मेडुला आपका जो होता है रिस्पायरेशन के लिए, जो भी हम सांस ले रहे हैं तो मिडुला ऑब्लांगाटा से रिस्पायरेशन सारी चीज़ें कंट्रोल यहीं से होती है। सेरिबेलम, बेलम मतलब डांस होता है, बेलम डांस करते हो ना, तो उस समय डांस करते हो तो हमको बैलेंस मेंटेन करना रहता है, संतुलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा सेरिबेलम सही उत्तर होगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि बेलम मतलब डांस, और बेलम जब डांस करते हैं तो उसके लिए हमको पोस्चरल शरीर का बैलेंस जरूरी होता है। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, सेरिबेलम आपका सही उत्तर रहने वाला है। द सेरिबेलम कंट्रोल पोस्चर्स बैलेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, इसका वॉलेंट्री मूवमेंट। सेरिबेलम शरीर का संतुलन, मुद्रा और पोस्चर गति का समन्वय नियंत्रित करता है। ठीक, अगला प्रश्न, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन्स हार्ट प्रेजेंटिंग, किसमें है, यानी मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है, किसमें, हमारे हार्ट में, हृदय में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, रक्त है, कहाँ पाया जाता है, तो राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, पल्मोनरी आर्टरी में, दयानिलय, बायालिन और फुसफुसी धमनी। तो हमको जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा भैया, हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें इस तरीके से, अगर हम देखें इस तरीके से, होता क्या है कि आप लोग जो दिल बनाते हो इस तरीके का, अगर हम दिल बनाते हैं, अगर लेके चलते हैं तो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर, कौन से 4 चेम्बर, इस तरीके से, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है इसमें, क्या 3 वाल्व होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 ठो वाल्व, यहाँ पर 2 वाल्व होता है, इसको बाइकस्पिड या तो मिट्रल वाल्व बोलते हैं। जो वाल्व होता है इसमें मिट्रल वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। यहाँ जो राइट आर्ट्रियम है डीऑक्सीजनेट, ऊपर से जो आता है उसको बोलते हैं सुपेरियर, और नीचे के भाग से जो आता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर। यानी ऊपर से जो आएगा सुपेरियर, और वेना कावा बोलते हैं, वेन्स, बड़ी वाली वेन्स को वेना कावा बोलते हैं, तो वेना कावा इसको बोलते हैं, इसको भी वेना कावा बोलते हैं। अब नीचे है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर नीचे वाला, और ऊपर है इसलिए बोलते हैं सुपेरियर। मतलब
अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि आपका क्लासिफाइड क्लास में पढ़ाएंगे कि जो वेना का होता है बड़ी वेन्स होती है, सुपेरियर ऊपर से, नीचे आ रहा है तो इन्फेरियर। ये कहा जाता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये आता है कहाँ पर आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के पास जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स के पास। किसके थ्रू जाता है, ये हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू क्यों जाता है सर? अच्छा, आर्टरी का काम है कि हमारे हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को दौड़ाना, या अवे फ्रॉम द हृदय से बाहर की ओर। तो यहाँ से बाहर ही जा रहा है। क्या आर्टरी का क्या काम बताया, तो बाहर को ले जाना। तो आर्टरी को पता नहीं होता है कि ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है, तो बाहर ले जा रहा है। तो भैया ये क्या होगा आपका, एक क्या है आपका आर्टरी है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जा रही है। ध्यान रहे, यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते, डीऑक्सीजनेटेड, यही जो आपकी आर्टरी है जो ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जब लंग्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन के थ्रू। सर वेन, यहाँ वेन का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन भाई वेन कहाँ ला रहा है, हृदय के पास ऑक्सीजनेटेड। यही एक वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हृदय के पास लाता है। सर इसमें कैसे हो गया, तो वेन का लास्ट में आप देखेंगे, वेन का मतलब लास्ट में देखेंगे आप इन होता है। इन का मतलब अंदर लेना, तो हृदय के पास अंदर जाएगा ये। अब यही वेन को नहीं पता है, वेन को बस यही पता है कोई भी चीज़ पाओ ब्लड में, सीधे हमारे पाइप के थ्रू, रक्त वाहिकाओं के थ्रू हमारे हृदय के पास ले आओ। तो इसको थोड़ी पता है ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है। इसीलिए तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रवाह होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाह होती है, तो हमारी पल्मोनरी वेन। और कौन सी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाह होती है, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी। उल्टा है, बाकी सब जगह उल्टा है। तो जब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा कहाँ था, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिडिया वाल या मिट्रल वाल के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से 8 आप एरोटा आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसके थ्रू होल बॉडी में हमारे सर्कुलेट करती है। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा, हम ध्यान से देखेंगे कि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट इन राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट आर्ट्रियम आपका सही उत्तर रहने वाला, क्योंकि दायां आलिंद कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे दायां आलिंद, बायां आलिंद में आ रहा है। ठीक, किस में आ रहा है, बायां आलिंद में आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही रहने वाला है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी। अब जो हमारे जो रतौंधी है कौन से विटामिन की कमी से होती है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और आपको क्या बताना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। बी तो खैर बहुत सारे हैं, तो आपको 3 चीज़ों को कमेंट में बताना है। लिखना कैसे है, प्रश्न 6 में आप लिखेंगे ए लिखेंगे तो ए का क्या उत्तर, ए का कौन सा बीमारी है, बी है तो बी का कौन सा बीमारी है। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, कमेंट बॉक्स से भर देना है। देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, यानी सार्वभौमिक ग्रहीता रक्त समूह कौन सा है। ए बी ओ, यानी ए है या बी है या ए बी है या ओ है। तो हमारा जो रिसिपिएंट है ए बी है। क्यों, क्या रीजन है भैया ए बी है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी नहीं पाने, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, नहीं पाए जाने की वजह से ये सबसे क्या करता है, ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है ना, इस तरीके का।
तो हमारा ए जो होगा आपका ए बी वाला जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है। सरदाता क्या है? वो हमारा सरदाता कैटेगरी में आता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, जो हमारे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वली है, विली है। तो न्यूरॉन तो सबको पता है। न्यूरॉन सर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एल्वली हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, फेफड़े का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन जो होगा आपका, नेफ्रॉन सही उत्तर रहने वाला है। नेफ्रॉन किस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। किस में रहता है? बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारे इस किडनी में रहते हैं। जो आप किडनी देखते हो ना, आपके 2 किडनी होंगे, एक किडनी पर तो होगे नहीं आप, ये किडनी हमारे, तो इसमें बहुत सारे इस तरीके के नेफ्रॉन रहते हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं, समझो सीधी सी बात में। और यहीं क्या करेंगे? यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही क्या करेंगे? छानेंगे, उसको छान के पेशाब बनाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो। तो नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्या होता है? किडनी होता है। इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो नेफ्रॉन आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपका, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग कब होता है? भाई क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कब होता है बताइए? क्रॉसिंग ओवर जो होता है कब होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो हमने मियोसिस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? मियोसिस। क्या पढ़ा होगा? मियोसिस। मियोसिस हमको पता है कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स। तो जो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होता है, क्या कौन होता है? प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज 1 बेसिकली बोलते हैं क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। प्रोफेज 1 के ये 1 2 3 4 5 फेज होते हैं। कितने फेज? प्रोफेज 1 के 5 फेज होते हैं, जिसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के नाम से हम जानते हैं। तो प्रोफेज में एक पैक्टिन स्टेज होता है जिसमें क्या गुणों का आदान प्रदान, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जो क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है। तो डायरेक्ट बहुत डीप तो इसमें नहीं पूछा। इसमें क्या पूछा है कि डायरेक्ट ऊपर से पूछा है क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज में होता है, टीलोफेज में होता है। तो इसके लिए तो ठीक है, पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, फिर टीलोफेज, फिर एनाफेज। लेकिन इसमें से कौन सा? मियोसिस 2 होते हैं, दो बार होता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसमें हमको सेकेंड भी नहीं देखना, मियोसिस फर्स्ट की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट सब में है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, प्रोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। प्रोफेज के 5 स्टेप होते हैं, उसमें जो होता है आपका, उसी में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। तो प्रोफेज आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसको आप लोगों को पढ़ना है, जिनको नहीं पता हो, है ना। लास्ट प्रश्न, विच गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में। पौधों में होता है सर। तो पौधे क्या करते हैं कि वाटर ले लेते हैं, कहाँ से? जल से, सॉरी जड़ से अपने, प्लस वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या ले लेते हैं? सूर्य की रोशनी ले लेते हैं, सनलाइट। और क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं लोग। और क्या बनाते हैं? 6O2 यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है। तो आपका इसमें अगर ऑक्सीजन ऑप्शन दिया है तो सबसे सही उत्तर। क्यों? बहुत लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे, लेकिन नहीं पूछा है। रिलीज होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या बनाएगा? आपका एनर्जी बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना सही है कितना गलत है, फटाफट।